हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ज़मीन रजिस्ट्री का नियम है, ये नियम में काफ़ी हद तक अपडेट किया गया है, काफ़ी हद तक जो है बदलाव किया गया है। अब नए नियम के अनुसार से ज़मीन का रजिस्ट्री होगा। यदि आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या फिर बेचने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ नियम को परिवर्तन किया गया है, तो वो सभी नियम के बारे में आपको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो बदलाव है, पहले ऐसा होता था, जब भी आप कोई व्यक्ति से मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है? तो जो खरीदार होता था और जो बेचने वाला होता था, वो दोनों यदि रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने जाता था, तो ऐसे स्थिति में सब रजिस्ट्रार के द्वारा उससे पूछा जाता था, जो व्यक्ति ज़मीन बेचने वाला है, उससे यही पूछा जाता था कि आप जो है टोटल ज़मीन का पैसा प्राप्त कर लिए हैं या नहीं? मतलब जितना में ज़मीन खरीदा-बेचा जा रहा है, वो टोटल पैसा आप प्राप्त किए हैं या नहीं? ठीक है? तो यदि हाँ कह दिया जाता था, तो आगे का जो प्रोसेस होता था, वो होता था। लेकिन अब इतना ही नहीं पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब पूछा जाएगा कि ज़मीन का कितना कीमत था? आप जैसे बोलेंगे कि 20 लाख था, तो बोलेगा 20 लाख जो आप कैश रिसीव किए हैं, मतलब पैसा जो रिसीव किए हैं, उसका आपको प्रूफ़ दिखाना होगा। तो प्रूफ़ के तौर पे आप मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन ले रहे हैं, तो बैंक का आप स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। अब बहुत व्यक्ति कहेगा हम कैश में लेन-देन किए, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। पहले ऐसा था कि यदि 5 लाख या इससे कम का आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैश लेन-देन कर सकते थे। उसके बाद जो है इसको संशोधन करके 20,000 पे लाया गया। तो अभी वर्तमान में 20,000 रुपया ही कैश जो है लेन-देन अलाउ है। यानी कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वहाँ आप कैश जो है, कैश में लेन-देन आप 20,000 ही कर सकते हैं। बाकी लेन-देन जो है आपको चेक के द्वारा करना होगा या ऑनलाइन करना होगा या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। कोई दूसरा तरीका आपको चूज़ करना ही होगा। यदि आप कहेंगे कि हम कैश में पैसा लेन-देन किए हैं, तो ये संभव अब नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप कोई ज़मीन बेचने जा रहे हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन ही ट्रांज़ैक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मान लीजिए जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, ठीक है? तो उसका अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, ये तो वहाँ पे प्रूफ़ दिखाना होगा। तो ऐसे स्थिति में जो संपत्ति खरीद रहा है, जो आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसी का अकाउंट से भी आना चाहिए। यानी कि खरीदने वाला को भी दिखाना होगा कि हमने जो है पे कर दिया है टोटल रुपया, मेरा ये सबूत रहा। और जो बेचने वाला है, उसको भी मतलब ये प्रूफ़ दिखाना होगा कि मैंने टोटल पैसा रिसीव कर लिया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि खरीद रहा है कोई और पैसा पे कोई और कर रहा है, तो ये सब नहीं चलने वाला है। क्योंकि अभी जो ये ट्रांज़ैक्शन जो प्रॉपर्टी में हो रहा है, वो ज़्यादातर ब्लैक मनी होता है। तो इसीलिए जो है ऐसा नियम किया गया है, ब्लैक मनी, ताकि ब्लैक मनी से परचेज़ सेल ना हो, ठीक है? साथ ही साथ अब मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी लेन-देन कर रहा है, ठीक है? और रजिस्ट्री अपना पत्नी के नाम से करा रहा है या फिर अपना बाल-बच्चे के नाम से करा रहा है, तो ये भी नहीं चलने वाला है। अब मान लीजिए यदि पत्नी नहीं है कमाने वाला, उसका पति ही है कमाने वाला, तो ऐसी स्थिति में यदि पति कोई प्रॉपर्टी का पैसा पे किया है अपना अकाउंट से ऑनलाइन वगैरह, ठीक है? और वो यदि अपना पत्नी के नाम से वो रजिस्ट्री करवा रहा है, तो ये सेल डीड में अंकित करना होगा, ठीक है? कि पैसा किसके द्वारा दिया गया है और किसके द्वारा, मतलब किसके नाम से जो है ये रजिस्ट्री होने वाला है। साथ ही साथ जो ओनर है, मतलब जो पैसा पे किया है, उसको ये भी मतलब प्रूफ़ वहाँ पे करना होगा कि वो आपका पत्नी है, यानी कि मैरिज सर्टिफ़िकेट वहाँ पे दिखाना होगा। यदि मैरिज सर्टिफ़िकेट नहीं है, ऐसी स्थिति में पति को अपना अकाउंट से मतलब पैसा का भुगतान करने से बचना चाहिए। पत्नी का अकाउंट खुलवाइए, तो उसी के द्वारा जो है आपको पैसा का लेन-देन करना चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए यदि कोई बाल अपना बेटा या बेटी के नाम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहा है, तो ऐसे भी स्थिति में सेल डीड में ये चीज़ अंकित होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर बेटा और बेटी को छूट दिया गया है, ठीक है? आपको सिर्फ़ उसका आधार कार्ड से ये वेरीफ़ाई कर देना है कि ये मेरा ही बेटा या बेटी है, ठीक है? साथ ही साथ यदि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, तो उस एग्रीमेंट में भी जो है ये बात का उल्लेख होना बहुत नेसेसरी है कि किसके नाम से ये रजिस्ट्री होगा, ठीक है? इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ जटिल चीज़ को मतलब क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए आप सिंगल खरीदार हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला आप सिंगल व्यक्ति है, लेकिन जो बेचने वाला है, मान लीजिए 50 डिसमिल ज़मीन है, उसमें 2 ओनर हैं, ठीक है? 2 भाई है, वो दोनों भाई के नाम से है टोटल 50 डिसमिल ज़मीन, और वो आप टोटल 50 डिसमिल ज़मीन खरीदने का बात किए हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको टोटल पैसा, मतलब वो दोनों भाई का 50-50 ज़मीन है, तो ऐसी स्थिति में 50% आपको एक भाई के अकाउंट में डिपॉज़िट करना है और 50% दूसरे भाई के अकाउंट में डिपॉज़िट करना है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के विपरीत अब मान लीजिए आप लोग 2 व्यक्ति खरीदार हैं, 2 भाई मिलके कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो प्रॉपर्टी कोई एक व्यक्ति के नाम से है। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति के नाम से कोई प्रॉपर्टी है और मान लीजिए आप 10 लाख में जो है वो सौदा तय किए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग खरीदने वाला 2 भाई है, तो ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट से जो सामने वाला है, जो ए व्यक्ति है जिसे आप ज़मीन ले रहे हैं, उसका अकाउंट में
5 लाख का भुगतान होना चाहिए और आपका भाई के अकाउंट से भी 5 लाख का भुगतान होना चाहिए। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अभी काफ़ी चीज़ जो है मतलब अपडेट किया गया है, काफ़ी नियम को जो है चेंज किया गया है। तो जो भी अपडेट टॉपिक है उस पर हम काफ़ी सारा वीडियो पहले भी बना दिए हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं।